नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले राज्य आंदोलनकारियों की स्मृति में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि बीजेपी सरकार आंदोलनकारियों के सपने को साकार कर रही है। पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं ने सरकारी नौकरियां पाने में सफलता प्राप्त की है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। राज्य स्थापना के 20 सालों में ये संख्या जहां 15,000 के आसपास भी थी, लेकिन इन 4 सालों का आप अगर खाका उठाकर देखेंगे तो ये 25,000 के आंकड़े को पार कर गया है। भाइयों बहनों, एक पृथक राज्य की परिकल्पना ने हमारे प्रदेश की डेमोग्राफी को संरक्षित रखने की और देवभूमि के मूल अस्तित्व को बचाने की चिंता भी हमारे बलिदानियों की थी। हमारी सरकार देवभूमि की डेमोग्राफी को बनाए रखने के लिए पूरे संकल्प के साथ काम कर रही है, पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। जहां हमने प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण रोधी कानून, एक दंगा रोधी कानून, लैंड जिहाद, लब जिहाद और थूक जिहाद जैसे कुकृतियों को रोकने के लिए भी सख्त कार्रवाई की है। आपने देखा होगा, लैंड जिहाद माफिया प्रदेश में अपना हरा, नीला, पीला कपड़ा डालकर हमारी बेकीमती जमीनों को लगातार उन पर कब्जा कर रहे थे। हमने प्रदेश में इस सुनियोजित लैंड जिहाद के खिलाफ, इस अतिक्रमण के खिलाफ, इस अवैध कब्जों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ की और अभी तक 9,000 एकड़ से भी अधिक सरकारी भूमि को हमने लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। यही नहीं, हमने करीब 550 के करीब अवैध रूप से बनी हुई मजारों को भी ध्वस्त किया है। वहीं वन भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई गई 2 अवैध मस्जिदों को भी हटाया है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में दंगों की राजनीति करने वालों को सबक सिखाने के लिए एक सख्त दंगारोधी कानून बनाकर दंगों में होने वाले नुकसान की भरपाई भी इन्हीं दंगाइयों से सुनिश्चित की है। इसके अलावा हाल ही में हमारी सरकार ने एक नया कानून लाकर मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस कानून के लागू होने के पश्चात 1 जुलाई 2026 के बाद वही मदरसे संचालित हो पाएंगे जिसमें हमारे सरकारी बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है वो निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। अन्यथा 1 जुलाई 2026 के बाद ऐसे मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। यही नहीं, हमारी सरकार ने राज्य में अवैध रूप से संचालित लगभग 250 से अधिक मदरसों को भी बंद करवाया है। हमारा प्रयास है कि राज्य में शिक्षा के मंदिर स्थापित हों, जहां तय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, न कि शिक्षा के नाम पर बच्चों को 500 साल पुरानी कबीलाई मानसिकता की ओर धकेला जाए। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले, धर्म की प्राप्ति के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए ऐसे धार्मिक लोग जो देवभूमि उत्तराखंड आते हैं, उनके धर्म के मार्ग पर अवरोध बनने का काम करने वाले ऐसे पाखंडी जो छद्म वेश धारण करके तमाम लोगों को ठगने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं से खेलने का काम करते हैं, उनकी भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाकर ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हमने सुनिश्चित की है। भाइयों बहनों, आप सभी भली भांति जानते हैं, पहले के समय में भ्रष्टाचार के मामले में केवल छोटे कर्मचारियों को पकड़कर खाना पूर्ति की जाती थी और भ्रष्टाचार के बारे में एक ऐसी धारणा बन गई थी कि छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है, बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डाला जाता है। हमने ये धारणा भी बदलने का काम किया है। अब छोटी मछलियां हो, बड़ी मछलियां हो या भ्रष्टाचारी रूपी बड़े मगरमच्छ हैं, कोई भी अगर अब भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा, अपने कर्तव्यों में निर्वहन करने में लापरवाही बरतेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचारियों पर जीरो टॉलरेंस की नीतियों की कार्रवाई की हमने और प्रदेश के इतिहास में पहली बार आईएएस, पीसीएस स्तर के अधिकारियों सहित पिछले 3 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम हुआ है। आज के इस अवसर पर
मैं यहाँ के निवासियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि एक तरफ जब उस समय की तानाशाही सपा सरकार द्वारा आंदोलनकारियों पर अत्याचार किया जा रहा था और उस समय यहाँ के स्थानीय निवासियों ने जिस प्रकार बढ़ चढ़कर आंदोलनकारियों को संरक्षण देने का काम किया था, उनकी मदद की थी, भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक हमारा ये संकल्प पूरा नहीं हो जाता है, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। हर कीमत पर उत्तराखंड देश के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य बने, उसके लिए हमारा संकल्प और हमारे प्रयास लगातार जारी रहेंगे। इसी के साथ यहां पर कुछ घोषणाएं मैं आज के अवसर पर करना चाहता हूं, जैसे कि रामपुर तिराहा शहीद स्थल का रीडेवलपमेंट एक मास्टर प्लान यहां का बनाया जाएगा, उसके लिए उत्तराखंड सरकार काम करेगी। संग्रहालय की भव्यता प्रदान करने हेतु यहां पर काम होगा। स्मारक पर एक कैंटीन बने, इसके लिए भी हमारा संस्कृति विभाग इसके लिए काम करेगा। उत्तराखंड की जो सरकारी बसें हैं वो यहां पर रुकें, इसको आकर देखें और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो उनके स्मरण में आए कि उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा पर कितना बड़ा गोलीकांड हुआ, किस प्रकार से लोगों ने अपनी शहादत दी, किस प्रकार से अपना बलिदान दिया, कितना संघर्ष उन्होंने किया। भाइयों बहनों, इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से रामपुर तिराहा गोलीकांड के सभी अमर बलिदानियों को नमन करता हूं। और आज विजयदशमी का पर्व भी है, मैं आप सभी को विजयदशमी पर्व की भी बधाई देता हूं। साथ ही आज महात्मा गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, उनको भी मैं नमन करता हूं। आप सबका धन्यवाद करता हूं। 2 अक्टूबर 1994 का दिन उत्तराखंड के इतिहास में काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। रामपुर तिराहा कांड में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी। देहरादून की कचहरी स्थित शहीद स्थल पर पहुंचकर सीएम धामी ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों की पुण्यतिथि में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य के लिए उनके कई सपने थे, राज्य सरकार उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उत्तराखंड को देश का आदर्श राज्य बनाने की दिशा में हर क्षेत्र में तेजी से कार्य किया जा रहा है। रामपुर तिराहा कांड की आज बरसी है और ये दिन उत्तराखंड के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में अंकित है। इस दिन क्रूरता से हमारे आंदोलनकारियों को, बलिदानियों को बर्बरतापूर्वक गोलियां चलाई गई, अमानवीय व्यवहार महिलाओं के साथ किया गया और हमारे आंदोलनकारियों को, बलिदानियों को अपनी जान देनी पड़ी। मैं उन सभी आंदोलनकारियों को नमन करता हूँ जो हमारे बलिदानी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ये दिन हमें हर वर्ष ये याद दिलाता है कि हमारे जो बलिदानी हैं, हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारी हैं, उन्होंने जिन सपनों को लेकर, जिन संकल्पों को लेकर, जिन उद्देश्यों को लेकर अपना बलिदान दिया, हम इस दिन अगले वर्ष के लिए संकल्पित होकर कि हम उनके सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे। उनके सोचे हुए काम, उनके द्वारा अपना उत्तराखंड का जो भविष्य सोचा गया था, उत्तराखंड का एक मैप बनाया गया था, उसके अनुरूप काम करेंगे और हमारा राज्य देश का आदर्श राज्य बने, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। हम उस दिशा में एक एक पल और एक एक क्षण लगाते हुए समर्पित करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये पर्व अधर्म पर धर्म और अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आज के दिन हमें अपने भीतर की खामियों और कमजोरियों को त्यागना चाहिए। विजयदशमी का पर्व भी है। मैं विजयदशमी पर्व की सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में, अन्याय पर न्याय की जीत के रूप में
प्रत्येक वर्ष हम विजयदशमी मनाते हैं। हमारे अंदर कहीं भी जो भी इस प्रकार की खराबियां हैं, कमियां हैं, उन सभी को आज का दिन विस्मृत करने का, छोड़ने का दिन भी है। मैं सभी को विजयदशमी की बधाई देता हूँ। और आज महात्मा गांधी जी की जयंती भी है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। उन दोनों महापुरुषों को भी नमन करता हूँ। देहरादून में उपनेता प्रतिपक्ष भूपन चंद्र कापड़ी ने कहा कि बीजेपी नेताओं को शायद याद नहीं है कि जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन शुरू हुआ था तब भी युवाओं ने ही नेतृत्व किया था और तब भी उन्हें भड़काया जाने का आरोप लगाया गया था। आज भी युवा भ्रष्टाचार और नकल विरोध के खिलाफ खुद खड़े हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में लगातार पेपर लीक और खुलेआम पैसों के लेन देन ने उत्तराखंड की साख को सोशल मीडिया पर मजाक बना दिया है। उन्होंने कहा कि हर भर्ती में भ्रष्टाचार और धांधली साफ झलक रही है। यही वजह है कि युवा लंबे समय से निष्पक्ष भर्ती की मांग कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग शायद भूल गए हैं कि जब उत्तराखंड राज्य की लड़ाई स्टार्ट हुई थी, उसमें भी युवाओं ने ही लीड किया था। तब भी लोग यही कहते थे कि युवाओं को भड़काया जा रहा है, युवाओं को गलत किया जा रहा है, युवाओं को भटकाया जा रहा है, और उत्तराखंड राज्य बना। तो आज भी जो युवा है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, नकल विरोध के खिलाफ उन्होंने खुद कहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। ये नारा किसी ने नहीं दिया है, युवाओं ने दिया है। तो युवा चाहता है कि पाक साफ भर्ती हो, जो योग्य हों, जो मेहनतकश हैं, जो जिन्होंने मेहनत करी है उनको उसमें रिजल्ट मिले। ऐसा नहीं कि पेपर लीक हो जाए। आज जगह जगह आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड का कैसा उपहास उड़ाया जा रहा है कि 15 लाख में पटवारी की भर्ती, इतने लाख में इसकी भर्ती, क्योंकि खुलेआम रेट लग रहे हैं और ये दिख रहा है। एक बार नहीं, जब से भर्तियाँ हो रही, हर भर्ती में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। हर युवा जो योग्य युवा है, कभी आधे नंबर से, कभी 1 नंबर से, कभी 0.25 से बाहर हो जा रहा है। और वो युवा जानता है कि उनके साथ जो कोचिंग में है उनका पढ़ाई का स्तर क्या है, एक घर से 4-4, 5-5 कैसे निकल रहे हैं, रिश्तेदार कैसे निकल रहे हैं। तो साफ साफ स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। उसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है और युवा लंबे समय से इस पर लामबंद है और आज भी वो अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि पार्टी संगठनात्मक मजबूती की दिशा में लगातार काम कर रही है। केंद्र नेतृत्व से मिले कार्यक्रमों के अलावा उत्तराखंड में अभी मूर्तियों और प्रकोष्ठों का गठन होना है, जिसे अगली दिवाली तक पूरा करने का लक्ष्य है। तब तक भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम तैयार हो जाएगी और उसके बाद आगामी चुनावी वर्ष 2027 में पार्टी का प्रयास रहेगा कि एक बड़ी विजय के साथ उत्तराखंड में जीत हासिल की जाए। देखिए, ये तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व से जो कार्यक्रम आए हैं, इसके अलावा जो उत्तराखंड में अभी हमारे मोर्चों का गठन होना है, हमारे प्रकोष्ठों का गठन होना है, मैं समझता हूँ कि अगले दिवाली तक लगभग हमारे सभी प्रकोष्ठ और सारे मोर्चों का गठन हो जाएगा। इस प्रकार से एक सारी टीम भारतीय जनता पार्टी की उतर आएगी और उसके बाद हम जो हमारा अगला चुनावी वर्ष होगा उसमें 2027 हमारा लक्ष्य है और इस 2027 में हमारा प्रयास रहेगा कि एक बड़ी विजय के साथ हम यहाँ पर निकलेंगे और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाएगी। द्वाराहाट विधानसभा के चौखुटिया विकासखंड में पूर्व फौजी भुवन कठायत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली से त्रस्त होकर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि पहाड़ के सभी स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ रेफर सेंटर बनकर रह गए हैं। आज हमारी प्रमुख समस्या यह है कि पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी हो गई है। छोटी या बड़ी किसी भी बीमारी में हमें हल्द्वानी या ऋषिकेश जाना पड़ता है। ऐसे में कई मरीज चिकित्सा के अभाव में दम तोड़ देते हैं। सरकार को इन स्वास्थ्य केंद्रों में उचित उपकरण और चिकित्सक देने चाहिए। वहीं पूर्व फौजी को समर्थन देने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आशीष नेगी और द्वाराहाट विधानसभा के पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी पहुंचे। उन्होंने कहा कि इन बुनियादी सुविधाओं को लेकर ही दम लेंगे, सड़क से सदन तक हम आवाज उठाएंगे। मिल ही रहा है सभी क्षेत्रवासी, सम्मानित क्षेत्रवासियों का। यहाँ तक कि गैरसैंण के हमारे साथी लोग भी आए हैं, गैरसैंण से आए हैं, सल्ट से आए हैं, अन्य देघाट से कई जगह से क्षेत्रवासी आए हैं। और जैसे कि मेरा पहले भी कहना था कि हमारा एक सूत्री मांग है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया। मैं सरल भाषा में या देसी भाषा में कहूँ तो हमें ऐसा चाहिए कि हम कोई भी इलाज करने के लिए हल्द्वानी ना जाएं। जो इलाज हल्द्वानी में होता है वो यहाँ भी हो सकता है, हमारा स्पष्ट मानना है। अब इसको
उच्चीकरण के नाम दें, चाहे नागरिक हॉस्पिटल के नाम दें, चाहे एम्स की तर्ज पे, ऋषिकेश की एम्स की तर्ज पे दे, चाहे सुशीला तिवारी की तर्ज पे दे, चाहे अल्मोड़ा बेस की तर्ज पे दे, वो शासन, प्रशासन और सरकार का काम है। हमारा मांग करना काम है, एक सूत्री मांग है। हम किसी भी इलाज के लिए गैरसैंण से लेके भिकियासैंण, 84 से लेके दोराहाट, रागताल क्षेत्र, खेड़ा खनसर क्षेत्र के सम्मानित जनता हमको संपूर्ण इलाज जो है चौखुटिया सामुदायिक केंद्र में चाहिए। हमारा एक मत मांग है। पहाड़ की जिन समस्याओं के समाधान के लिए इस राज्य की लड़ाई को तमाम उत्तराखंडी ने लड़ा था, वो सारी समस्याएं आज पहाड़ जैसी ही फिर से बना दी गई इन 25 वर्षों में। क्योंकि देहरादून के अलावा हमारी अब तक की सरकारों ने उसके इर्द गिर्द, उनको पता ही नहीं है कि उत्तराखंड कहीं और भी है। ये हालत है। हम लोगों ने कहा था कि गैरसैंण राजधानी बननी चाहिए, वो इसलिए ही कहा था। आप गैरसैंण राजधानी नहीं बना सके, लेकिन एम्स तो गैरसैंण खोल सकते थे। आप गैरसैंण को राजधानी नहीं बना सके, मेडिकल कॉलेज तो गैरसैंण के इर्द गिर्द के हमारे इन पर्वतीय क्षेत्रों में खोल सकते थे। आप IIT, आप इसको राजधानी गैरसैंण नहीं बना सके तो IIT, अच्छे शिक्षा के केंद्र, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर के तमाम चीज़ें इस पर्वतीय राज्य के, इस पहाड़ के केंद्र में या उसके पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं स्थापित कर सकते थे। ये सबसे बड़ा कारण है जो राज्य बनने के 25 वर्षों के बाद भी आज उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के समय से भी बुरे हालात हैं। गांव के गांव खाली हो रहे हैं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। आज जहां पूरा देश दशहरा मना रहा है, गांधी की जयंती मना रहा है, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहा है, एक पूर्व फौजी को आमरण अनशन में बैठना पड़ रहा है। कि आपने देखा होगा कि पहाड़ों की स्थिति क्या है, अस्पतालों की स्थिति क्या है। अभी पिछला प्रकरण है गैरसैंण में, जब एक गर्भवती महिला अपने उसको प्राण देने पड़े। कई मामले ऐसे हैं। हर गांव का हाल यही है, हर शहर का हाल यही है। पहाड़ का एक कोना है, कौन नहीं है जिसने अस्पताल के अभाव में अपने किसी व्यक्ति को नहीं खोया है। हर व्यक्ति है, हर परिवार है, हर किसी की रिश्तेदारी में किसी न किसी के साथ हुआ है। हम लोगों ने मन में बांध रखा है कि जब भी तबीयत खराब होगी तो देहरादून भागना है, हल्द्वानी भागना है। कारण यही है कि जो ये लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, इन्होंने कभी स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के बुनियादी मुद्दे जो हैं वो पहाड़ में हल किए ही नहीं। इसलिए रोजगार के लिए भी भागना पड़ रहा है, स्वास्थ्य के लिए भी भागना पड़ रहा है और शिक्षा के लिए भागना पड़ रहा है। और ये तो चाहते ही हैं हम लोग इस तरह से भाग भाग के यहाँ से पलायन कर दें और ये पहाड़ खाली हो जाएं और ये अच्छी कीमत लगा के इन पहाड़ों को बेच दें और बाहर के लोगों को बसा दें। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुनोत्री धाम के कपाट इस वर्ष 23 अक्टूबर को यम द्वितीय पर्वधि पूर्वक शीतकालीन के लिए बंद किए जाएंगे। इसके बाद मां यमुना का शीतकालीन प्रवास खरसाली स्थित यमुना मंदिर में होगा। यहां 6 महीने तक उनकी पूजा अर्चना और दर्शन किए जा सकेंगे। इसको लेकर यमुनोत्री मंदिर समिति ने बताया कि कपाट बंदी विशाखा नक्षत्र, आयुष्मान योग और अमृत बेला में की जाएगी। समारोह में सोमेश्वर देवता की डोली की अगुवाई में मां यमुना की उत्सव डोली भी शीतकालीन गद्दी तथा स्थल के लिए रवाना होगी। दशहरे के पावन अवसर पर दूसरे केदार महामंदमेश्वर धाम और तीसरे केदार तुंगनाथ धाम के शीतकालीन बंद होने की तारीख तय कर दी गई है। पंचांग गणना के अनुसार मंदमेश्वर धाम के कपाट 18 नवंबर को बंद होंगे, जबकि तुंगनाथ धाम के कपाट 6 नवंबर से शीतकालीन तक बंद किए जाएंगे। मंदमहेश्वर धाम की चल विग्रह डोली 18 नवंबर के बाद श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए 21 नवंबर को ओंकारेश्वर मंदिर में शीतकालीन गद्दी पर विराजमान होगी। वहीं तुंगनाथ धाम की उत्सव डोली 6 नवंबर के बाद तमाम पड़ावों से होते हुए 8 नवंबर को मुक्कुमठ में शीतकालीन गद्दी पर विराजमान होगी। हरिद्वार की पीरान कलियर दरगाह को गोलक गिनती घोटाले को लेकर आरटीआई के खुलासे में एक नया सच सामने आया है, जहां दोषियों पर कार्रवाई करने के आदेश तो जारी किए गए, लेकिन एक्शन सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा। कड़ी कार्रवाई की संस्तुति के बावजूद अब तक जिम्मेदारों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, जिसके चलते अब जिम्मेदारों की जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं।
आगामी त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष सतर्कता बरतते हुए पूरे प्रदेश में अभियान चलाया है। विभाग के उपायुक्त राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि बीते सालों की घटनाओं को देखते हुए हर जिले में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया है, जिसके तहत अब करीब 200 से 300 दुकानों का निरीक्षण और लगभग 125 नमूने करे जा चुके हैं। इस साल नवरात्रि के दौरान कुट्टू के आटे को लेकर विशेष निगरानी रखी गई है, जिसके तहत खुले में आटा बेचने पर रोक लगाई गई है। दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने कहा कि विश्वविद्यालय का पहले से ही यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी के साथ एमयू है और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों से हमारे रिसर्चर्स और फैकल्टी सदस्यों ने कई प्रोजेक्ट भी हासिल किए हैं। उन्होंने बताया कि ICSR ने देहरादून में ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट पर और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने डॉक्टर नित्यानंद शोध संस्थान को फंड उपलब्ध कराया है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये संस्थान उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में नीतिगत हस्तक्षेप कर सरकार को दिशा देगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व PM लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर नगर पंचायत दिनेशपुर की ओर से स्वच्छता मिशन 2025 पखवाड़े के तहत स्वच्छ कर्मियों की किट बांटे गए। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष मंजीत कौर और अधिशासी अधिकारी मोहम्मद यामीन शेख की ओर से स्वच्छ कर्मियों को प्रशस्ति पत्र भी वितरित किए गए। पच्चीस नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। BKTC अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की उपस्थिति में बद्रीनाथ मंदिर परिसर में आयोजित समारोह में कपाट बंद की तिथि की घोषणा की गई, जिसमें कहा गया है कि 21 नवंबर से पंच पूजाएं शुरू होंगी। चारधाम से बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां 25 नवंबर को कपाट बंद किए जाएंगे, जिसकी घोषणा भी की गई है। 21 नवंबर को BKTC अध्यक्ष की मौजूदगी में घोषणा की गई है। 21 नवंबर से पंच पूजाएं की जाएंगी शुरू। बद्रीनाथ से खबर आपको बताई जा रही है, चारधाम से जुड़ी हुई है, जहां बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि घोषित की गई है। 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट घोषित किए जाएंगे। BKTC अध्यक्ष की मौजूदगी में ये तिथि की घोषणा की गई है। बद्रीनाथ से आपको तस्वीरें भी दिखाई जा रही हैं, जहां लगातार चारधाम यात्रा चल रही है, केदारनाथ यात्रा चल रही है, बद्रीनाथ यात्रा चली है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख पहले ही तय हो चुकी है। इसी के साथ आज बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि की भी घोषणा कर दी गई है। मंदिर परिसर में लगातार भक्त पहुंच रहे हैं। इसी के साथ अब 25 नवंबर को मंदिर के कपाट भी बंद हो जाएंगे। BKTC अध्यक्ष की मौजूदगी में ये घोषणा की गई है। 21 नवंबर से पंच पूजाएं भी शुरू की जाएंगी। मंदिर परिसर में आयोजित समारोह में ये घोषणा की गई, जहां BKTC अध्यक्ष भी मौजूद रहे। उत्तराखंड विश्व प्रसिद्ध चारों धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को अपराह्न 2:56 पर शीतकालीन के बाद बंद हो जाएंगे। कपाट बंद होने की प्रक्रिया के तहत 21 नवंबर से 5 पूजाएं शुरू हो जाएंगी। विजयदशमी के दिन बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी हकूकधारियों तीर्थ पुरोहितों की उपस्थिति में श्री बद्रीनाथ मंदिर परिसर में आयोजित भव्य धार्मिक समारोह में रावल अमरनाथ नबूंद्री में कपाट बंद की तिथि की घोषणा हो जाएगी। देखिए, आज विजयदशमी के इस पावन पर्व पर जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि विजयदशमी के इस पावन पर्व पर जो है कि भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होने की तिथि यहाँ पर तय की जाती है, जो कि हमारी यहाँ की परंपराएं हैं और लंबे समय से जो है कि ये जो हमारी परंपराएं उनको निर्वहन करते हुए आज यहाँ पर जो सभा मंडप में जो है कि कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें पूज्य रावल जी, हमारे धर्माधिकारी और सभी यहाँ के जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, सभी हमारे तीर्थ पुरोहित समाज, सभी हमारे डिमरी समाज, सभी हमारे थोक, जो तीनों थोक हैं, जो भी विद्युत जन, सारे विद्युत जनों की उपस्थिति में पंचांग को देखकर जो है कि तिथि तय की गई है, जिसमें कि वो तिथि निकली है 25 नवंबर
को दोपहर 2:56 पर जो है भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होंगे और भगवान केदारनाथ जी के जो कपाट बंद होने हैं वो 23 अक्टूबर को जो है कि भगवान केदारनाथ जी के कपाट बंद होंगे और 18 नवंबर को जो है कि भगवान मन्मेश्वर जी के कपाट बंद होने हैं और 6 नवंबर को भगवान तुंगनाथ जी के कपाट बंद होने हैं। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने हक हकूकधारियों को पगड़ी भेंट की और सभी को थोकों के पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया। भंडारी थोक से मनीष भंडारी, मेहता थोक से महेंद्र सिंह मेहता और दिनेश भट्ट, कमदे थोक से कुलभूषण पवार को पगड़ी भेंट की गई। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि आपदा के बाद दूसरे चरण की यात्रा में अब 1 महीने का समय शेष है। मॉनसून की आपदा के बावजूद अभी तक 14 से 15 लाख तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लिए हैं। वहीं 16 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए हैं। और बद्रीनाथ जी का जो कपाट बंद होने की तिथि में लगभग अभी 1 माह का समय, जैसे कि आप सब लोग विदित हैं कि काफ़ी इस बार मानसून में बहुत सारे अधिक बारिश होने के कारण भूस्खलन रहा, जगह जगह लैंडस्लाइड हुए, क्लाउड ब्लस्ट हुए, उनके कारण जो है कि यात्रा काफ़ी बाधित हुई। लेकिन इस समय पूरी तरह से जो है कि हमारी सरकार, शासन प्रशासन, राज्य आपदा प्रबंधन सभी लोगों ने जो है कि रोडों को ठीक प्रकार से, सारी सड़कों का जो है कि ठीक प्रकार हो गई हैं। यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूँ पूरे देशवासियों से, क्योंकि ये धाम भारत ही नहीं पूरे देश और दुनिया का, यहाँ पर पूरे देश से, पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। स्टैंड बाय। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।